दोस्तों, कल हमने देखा किस तरीके से सभी के सभी सेक्ट के लोग उस ग्रैंड मास्टर के मकबरे की ओर चले गए थे और वो सभी सभी खजाना लूटना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बीच में भी कोई खजाना नहीं लूटा, जिसके कारण वो बड़े ही कमजोर थे। लेकिन समर ने पहले ही 7 स्टार फ्रूट भी खा लिया था और उसके पास एनर्जी बढ़ गई थी। वो हाई हेवन सेक्ट के मिड में पहुंच चुका था। जैसे ही वो लोग उस गुफा के गेट पर पहुंचे तो गेट किसी से भी नहीं खुला। रविपाल ने भी बड़ी मेहनत की लेकिन उससे भी गेट नहीं खुला था। तभी समर यह देखकर बड़ा खुश हुआ कि अभी तक कोई भी अंदर नहीं जा पाया था। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सुकून एफएम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर हमें जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से हमारी कहानियां को सुनते हैं। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट घर जमाई का एपिसोड नंबर 121। आप लोग जब भी कहानी सुने तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करें। चलिए, 121वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। तभी आशीष ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, रविपाल, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। हम सभी ने पत्थर की दीवार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसे हिलाना असंभव है। रविपाल को यह शब्द सुनकर अजीब लगा, और यह सच भी था। अगर पत्थर की दीवार एक बार से खुल सकती तो ये ताकतवर फाइटर उसे कब का खोल चुके होते। ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर बहुत पावरफुल होते थे। मरने के बाद भी उनकी कब्रें असाधारण होती थी। आम लोगों के लिए उनकी कब्रें खोलना या कब्र के अंदर के खजाने को पाना नामुमकिन था। पत्थर की दीवार से साफ तौर पर जाहिर था कि ग्रैंड मास्टर लेवल का यह फाइटर जिंदा रहते हुए भी एक बहुत ताकतवर फाइटर रहा होगा। उसकी कब्र में छिपे अनगिनत खजानों को देखकर हर कोई रोमांचित हो गया था। समर जानता था कि ब्लैक क्रो वाइन्स ग्रैंड मास्टर की कब्र में है। मुकेश सिंघई तभी कियारा का इलाज कर सकता है जब समर कब्र में उगी बेलों से उसका इलाज करेगा। कियारा को बचाने के लिए समर को ग्रैंड मास्टर मकबरे में जाना ही पड़ेगा। समर ने पत्थर की दीवार की ओर कदम बढ़ाया। वो पत्थर की दीवार को हटाकर कब्र में प्रवेश करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसको पत्थर की दीवार की तरफ जाता हुआ देखकर आसपास के लोग उसका मजाक बनाने लगे। एक लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वो देखो, क्या वो समर नहीं है? वो पत्थर की दीवार को हटाना चाहता है। वाह! उसके पास खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये तो असंभव है। हमें से कोई पत्थर दीवार नहीं खोल पाया। वो इसे कैसे खोल सकता है? पहले वाले लड़के ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी ताकत का पता नहीं, यहाँ तक कि वो सुपर स्ट्रेंथ लोग आशीष, रीमा, रितेश, पल्लवी, हेल्किंग, कोल्ड ब्लड भी इसे खोलने में असमर्थ थे। तो वो किसे कैसे खोल पाएगा? बेवकूफ इंसान। आसपास के लोग समर को नफरत से देखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि समर पागल हो गया है, जो ऐसे पत्थर की दीवार खोलने की कोशिश करे जा रहा है। वहीं समर पत्थर की दीवार के सामने चला गया और वहां खड़े सभी लोग उसको उपहास भरी नजरों से देखते हुए कह रहे थे कि यहाँ इतने सारे ताकतवर फाइटर थे, जो ये दरवाजा नहीं खोल पाए तो तुम कैसे खोल पाओगे? लेकिन समर को उस भीड़ के उपहास की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। वो ग्रैंड मास्टर मकबरे में घुसने के लिए दृढ़ था। समर पत्थर की दीवार के बाहर खड़ा था। उसने तुरंत दीवार पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने बारीकी से उसकी जांच करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि आसपास के सभी लड़के उससे ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। समर जानता था कि अगर वो भी पत्थर की दीवार पर ऐसे वार करेगा तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। समर ने अपना दाहिना हाथ दीवार पर रखा और ध्यान से उसकी बारीकियों को टटोला। उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। पत्थर की दीवार मेट्राइट से बनी हुई थी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। समर के किलिंग खंजर से एक मेट्रोइड था और वो एक अविनाशी हो चुका था। इस प्रकार उसे मेट्रोइड की ताकत और दुर्बलता के बारे में अच्छे तरह से पता था। शैडो किंग के शैडो किंग होने के नाते
समर के पास बहुत सारे संसाधन और संपर्क थे, लेकिन वो केवल एक अंडे के आकार का मेट्रॉइड ही प्राप्त कर पाया था। इसके विपरीत उसके सामने की दीवार का दरवाजा कम से कम 3 मीटर चौड़ा था, और इस एहसास से उसके दिल में हलचल मच चुकी थी। समर ने अपने दिल में कहा, वाह, ये जैसे कि ग्रैंड मास्टर मकबरे से उम्मीद की जाती है, ये बिल्कुल वैसी है। यहाँ तक कि पत्थर भी दीवार की मेट्रोइड से बना है। कितना असाधारण है ये सब कुछ। वो जानता था कि एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि दफन खजाने भी इतने पावरफुल होंगे। समर की उंगलियां पत्थर की दीवार पर बार बार टकरा रही थी। पत्थर की दीवार की सतह पर देखते हुए उसकी उंगलियां स्पष्ट क्लिक जैसी आवाज निकाल रही थी। पत्थर की दीवार समर के शरीर की से भी ऊंची 3 मीटर से ज्यादा की थी। समर हवा में उछला और अपनी उंगलियां दीवार के पत्थर के ऊपर तक नीचे तक ठोंकने लगा। जब समर की उंगलियां पत्थर की दीवार में दाहिने निचले हिस्से कोने पर पड़ी, तो उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि उस कोने पर एक उभार है, और जो पत्थर की दीवार के बाकी हिस्सों से अलग आवाज पैदा कर रहा है। तभी समर ने एक भारी आवाज सुनाई दी, मैं कसम खाता हूं, अगर समर पत्थर की दीवार को खोलने में कामयाब हो गया तो मैं मल खाऊंगा। समर ने पलटकर आसपास के लोगों को देखा। उसकी आंखों में ठंडक की आ गई थी, और वो पत्थर की दीवार पर राज पहले ही खोद चुका था। भीड़ के अपमान, खासकर उस आदमी के अपमान से जिसने ये कहा था कि वो गंदगी खाएगा, उसने बहुत गुस्सा आया। उसने ध्यान से देखा तो वो उसका दुश्मन रितेश राजपूत था, जिसने ये इतनी बड़ी बात कह दी थी। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रितेश, तुमने कहा कि अगर मैं पत्थर की दीवार खोलूंगा तो तुम गंदगी खाओगे, क्या ये सच है? रितेश ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, अगर तुमने इस पत्थर की दीवार को खोल दिया तो मैं बिल्कुल ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। रितेश पल्लवी के साथ पार्टनरशिप में था, जो समर से नफरत करता था, इसलिए वो अपमान करने से पीछे नहीं हट पाया। समर के अन्य दुश्मन जैसे आशीष, हेलकिंग, कोल्ड ब्लड किनारे खड़े शो का आनंद ले रहे थे। तभी समर हल्के से मुस्कुराया और कहा, रितेश, चूंकि तुम्हें गंदगी खाना पसंद है, तुम बाद में जाकर खा सकते हो। बोलने के बाद समर ने पत्थर की दीवार के निचले दाहिने कोने के उभरे हुए हिस्से पर जोर से धक्का दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि एक उभरता हुआ कोना पत्थर की दीवार में धंस चुका था। उसने पता लगा लिया था कि पत्थर की दीवार के भीतर एक गुप्त मैकेनिज्म है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बलपूर्वक तो दीवार को नहीं हटा सकता था। पत्थर की दीवार को तभी खोला जा सकता था जब वो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करे। मेट्रोइड की दीवार धीरे धीरे खुलती हुई चीख रही थी। आखिरकार वो जमीन में गिर गई और सबके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। अरे वाह, सचमुच पत्थर की दीवार खोलने में समर कामयाब हो चुका था। आसपास के लोग भी दंग रह गए थे। आशीष, रीमा, रितेश, कोल्ड ब्लड, पल्लवी और हेल्की सभी पावरफुल फाइटर थे, लेकिन वे पत्थर की दीवार को नहीं तोड़ पाए थे। आखिरकार समर ही पत्थर की दीवार को खोलने वाला था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि समर उनसे ज्यादा चालाक था। रितेश ने जब गलियारों को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो हार गया था, लेकिन वो गंदगी बिल्कुल नहीं खाना चाहता था। रितेश जोर से चिल्लाया, ग्रैंड मास्टर का मकबरा खुल गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते हुए मकबरे में भागा। मानना पड़ेगा, रितेश चालाक था। गंदगी से बचने के लिए वो कब्र में घुस गया। समर शुरू में रितेश को गंदगी खाते हुए देखना चाहता था, लेकिन वो जल्दी से रितेश के पीछे कब्र में चला गया, क्योंकि कब्र के भीतर खजाने को प्राप्त वो करना जरूरी था। जब बाकी सभी लोग ने रितेश और समर की हरकतें देखी, तो वो भी कब्र में दौड़ पड़े। वो चाहते थे कि काश उनके पास एक और जोड़ी पैर होते, ताकि वो और तेजी से चल पाते। पत्थर की दीवार के पीछे एक विशाल लंबा रास्ता था, जो अंडरग्राउंड बेसमेंट तक मुड़ता और फैलता था। तभी अचानक सामने से एक चीख सुनाई दी। आह! ये चीख रितेश की थी। उसकी चीख सुनते ही समर ने आंखें
सिकोड़ दी और वो वहीं पर रुक गया। वो समझ गया था आगे जरूर खतरा है। रितेश सबसे पहले गलियारे में भागा था, लेकिन अब वो दर्द से चिल्ला रहा था। तभी पारुल ने उलझन भरी आंखों से समर से पूछा, शैडो किंग, आगे क्या हुआ? उसके आगे दर्दनाक चीख सुनी थी। जब समर ने हिलना बंद कर दिया तो अन्य लोगों ने भी उसे पकड़ लिया। शिवांगी और अन्य लोग भी उसके चेहरों पर उलझने देखकर समर की तरफ चल पड़े। तभी समर ने गंभीरता से कहा, आगे खतरा है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। उसने अपना लाइटर निकाला और एक टॉर्च जला दी। आसपास के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और अपनी टॉर्च जला ली। फिर वो धीरे धीरे गलियारे से नीचे चले गए। सौभाग्य से रास्ता तो अच्छा खासा चौड़ा था। थोड़ी देर चलने के बाद जब सबने सामने का नजारा देखा तो उनकी सांसें थम गई। रास्ते के आगे अनगिनत तीरों से ढकी हुई थी। अनगिनत तीरों के बीच रितेश ने अपने शरीर से 3 तीर पकड़ लिए थे। सौभाग्य से रितेश इतना पावरफुल था कि उसने ज्यादातर तीरों को विफल कर दिया था। एक साधारण इंसान तो अब तक वहां पर मर चुका होता, लेकिन फिर भी रितेश को अचानक जकड़ लिया गया था। 3 लोगों ने उसे छेद दिया था। आसपास के लोगों के चेहरे पर यह नजारा देखकर उदासी छा गई। एक और जाल। ग्रैंड मास्टर की कब्र में कितने सारे छिपे हुए मैकेनिज्म थे। स्पष्टतः ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर नहीं चाहता था कि कोई उसकी कब्र को लूटे, इसलिए उसने अनगिनत मैकेनिज्म स्थापित किए हुए थे। जब रितेश को तीर लगे तो आसपास के लोग के चेहरे बदल गए। वे रितेश की जबरदस्त ताकत से वाकिफ थे, क्योंकि वो एक हाई हेवन किंगडम की रैंकिंग में टॉप 3 का फर्स्ट पोजीशन पर था। लेकिन अगर टॉप 3 में से कोई भी एक तीर को मर जाता तो इस जाल की पावर का प्रदर्शन था। तो यह स्पष्ट था कि उसके लिए अधिक जाल प्रतीक्षा कर रहे हैं। रितेश को जो तीर लगा था वो जानलेवा नहीं था। राजपूत परिवार के बाकी मेंबर दौड़कर आए और उसे ट्रीटमेंट के लिए पीछे ले गए। यह तो उसकी खुशकिस्मती थी कि तीर की नोक जहरीली नहीं थी, वरना रितेश की मौत कब की हो चुकी होती। पत्थर का दरवाजा खोलने के बाद सुरंग में घुसने की काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रास्ता बंद फिर हो जाएगा। आगे सुरंग के दोनों ओर छोटे छोटे छेद थे। तीर उन्हीं के अंदर से चलाए गए थे। तभी आशीष ने एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। और ये कहते वो जाल की पावर का निरीक्षण करने के लिए आगे चला गया। रीमा ने उसको पीछे से वार्निंग देते हुए कहा, आशीष, थोड़े सावधानी से। आशीष उसकी टीम का मेंबर था, इसलिए उसको चिंता हो रही थी। आशीष ने उसे आश्वस्त करने के लिए हल्की सी मुस्कान दी और वो सावधानी से आगे बढ़ गया, जबकि उसके पीछे खड़े लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसी को देख रहे थे। आशीष अभी कुछ कदम चला ही था, सुरंग के दोनों तरफ से अनगिनत तीर निकलने शुरू हो गए। तीरों का एक घना झरना सा बन गया था, आशीष की तरफ बढ़ रहा था। तभी आशीष ने अपनी लंबी सी तलवार निकाल ली और उस विशाल तलवार को रोशनी के घेरे के बाहर की तरफ घुमा दिया, जिससे सभी तीर उड़ गए। और वो भाग्यशाली था कि वह सुरंग के बाहरी किनारे पर था, इसलिए तीर उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। रितेश अपनी जल्दबाजी के कारण तीरों से घायल हो गया था और वो सुरंग में घुस गया था। अचानक तीरों के चलने से उसे कुछ भी करने का समय नहीं मिला। आशीष ने हैरान होते हुए कहा, अरे यहाँ तो बहुत सारे तीर हैं, इनको भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखकर आशीष का चेहरा पीला पड़ चुका था। आगे सुरंग लगभग 20 मीटर लंबी थी। सुरंग के अंदर कदम रखते ही सैकड़ों तीर एक साथ छूटते थे, इसलिए बिना चोट लगे वहां से निकल पाना नामुमकिन था। आशीष चोट लगने की कीमत पर भी सुरंग में जबरदस्ती घुस सकता था, लेकिन अगर रास्ते में और भी जाल होते तो उसके लिए खतरनाक होता। जब आशीष, रीमा, हेल्किंग, कोल्ड ब्लड और डुलुथ सभी का जाल परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े तो उन सभी को तीरों की वजह से खुद ब खुद पीछे हटना पड़ा। यहाँ तक कि पारुल, शिवांगी, रविपाल, मनावर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आए, लेकिन परिणाम वही रहे। तीर इतने ज्यादा थे मानो उनका कोई अंत न हो। सुरंग के पास पहुंचते ही तीरों की मोटी दीवार बाहर निकल आती। बिना घायल हुए वहां से गुजरना नामुमकिन था। इस समय यंग प्रतिभाशाली लोग इस असफलता की हताशा में भरे हुए थे। वे धन्य पावरफुल फाइटर थे, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर की समाधि के जाल में
नहीं निकल पा रहे थे। अब उनके पास एक ग्रैंड मास्टर की ग्रेट पावर का प्रदर्शन था, जो मृत्यु के समय भी उन्हें आसानी से रोक सकता था। ग्रैंड मास्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी खास सेक्टर की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। बॉक्सिंग का ग्रैंड मास्टर बॉक्सिंग के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाता है, और तलवारबाजी का ग्रैंड मास्टर तलवारबाजी तक। चूंकि वो इतने सारे जालों से सुसज्जित थी, तो क्या यह संभव था कि उसका मालिक जालों का ग्रैंड मास्टर रहा हो? उन सभी ने समर की तरफ देखा, जो उनके ध्यान से चौंक गया और बोला, अरे तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मुझे यकीन है कि मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं लिखा। समर को इतने सारे लोगों को उसे घूरना बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये सब मिलकर उस पर हमला न कर दे। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगा, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि ये संभव था। हालांकि उसके कई दुश्मन थे, लेकिन उसके कुछ दोस्त भी थे, जैसे पारुल, शिवांगी और गुआओ। तभी पारुल ने अचानक पूछा, समर, क्या तुम इस जाल से गुजर सकते हो? समर के दुश्मन स्वाभाविक रूप से उसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते थे। इसीलिए पारुल नाम की एक उसकी दोस्त ने उसे जो कवर पर इनवाइट किया था, उसने ही यह सवाल पूछा। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब वह छोटा था तो उसने अपने मास्टर से कुछ जाल बिछाने की कला सीखी थी, और यह उसके लिए कोई नई बड़ी बात नहीं थी। सुरंग तीरों से सुरक्षित थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। उसने सुरंग के दोनों तरफ दीवारों की तरफ देखा। दीवारों पर सभी प्रकार की छवियां उकेरी गई थी, जिसमें पशु, जानवर, मनुष्य भी शामिल थे। समर की नज़र के पीछे चलते हुए अन्य लोगों ने भी उन चित्रों को देखा, जिन्हें उन्होंने सुराग में भागने का प्रयास के दौरान नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें तस्वीरें तो काफी जीवंत सी लगी, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। समर का चित्रों को देखने का एक अलग ही अंदाज था। वह खुद को दीवार पर उकेरे गए दृश्यों में ढाल रहा था। चित्र में कुछ लोग तीरों से शिकार कर रहे थे, और एक खरगोश लगातार उनके आगे दौड़ रहा था और छलांग लगा रहा था, जिससे वो अनगिनत तीरों को सफलतापूर्वक चकमा दे रहा था। समर की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने देख लिया था कि जिस रेखा पर खरगोश कूद रहा था, वही सुरक्षित मार्ग था। समर ने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मिस पारुल, यंग मिस्ट्रेस शिवांगी, मेरे पीछे आइए। उसे यह रहस्य अब मिल चुका था। उसकी बात सुनकर पारुल और शिवांगी भी खुश हो गई, क्योंकि वे दोनों उस पर पूरा भरोसा करती थी। खरगोश के रास्ते पर चलते हुए समर सुरंग में आगे की ओर छलांग लगाने लगा। हाँ, वो सामान्य चलने की बजाय दोनों पैरों से छलांग लगा रहा था। सुरंग की जमीन पर, जो कई मीटर तक फैली हुई थी, उस पर 3 गुना 3 ग्रिड के पैटर्न के चौकोर चट्टानें थी। अगर वे निश्चित रास्ते पर चलते और सही चौकोर चट्टानों पर छलांग लगाते, तो उन्हें रास्ता मिल जाता। समर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, एक आगे 3 पर, 2 पीछे 4 पर, 5 आगे 7 पर, 6 पीछे 8 पर, 8 आगे 9 पर। और ये कहते हुए समर खरगोश के मार्ग के साथ कूद गया। सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था। जब वो छलांग लगा रहा था, तो दीवारों से कोई तीर नहीं आया। वो सफलतापूर्वक निकल गया। अन्य लोगों के पीछे पीछे पारुल और शिवांगी ने भी समर की नकल और सुरक्षित स्थान से वो उतर गई थी। बिना किसी चोट के दूसरे जाल को पार करने के बाद पारुल का चेहरा चमक उठा था। उसकी आंखें समर को देखकर आश्चर्य से भर गई थी। ये अद्भुत व्यक्ति एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति था, जो आसानी से दूसरे के जालों को भी पार कर सकता था। जबकि पारुल समर की प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी, तभी शिवांगी ने भी समर पर एक नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में अनाम भावनाएं दिखाई दे रही थी। दोनों सुंदरियों की तरफ से समर की प्रशंसा भरी निगाहें देखकर मनावर और रविपाल दोनों ने नाराजगी से भौहें चढ़ाई। समर और पारुल शिवांगी ने दूसरे जाल को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। बाकी लोगों ने चित्र देखा और उसे भी पार कर लिया। जब सभी लोग दूसरे जाल से गुजर गए, तो उन्होंने समर को एक नई उम्मीद में देख लिया था। अगर समर को पहले जाल का दरवाजा खोलने में सिर्फ किस्मत ही कामयाब रही होती, तो दूसरे जाल को पार करना सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और जाल बिछाने की कला के ज्ञान का प्रतीक था।
सभी लोग यहाँ उसके दुश्मन थे और समर को गर्म निगाहों से देख रहे थे। हाँ, वे समर को मारकर बदला तो लेना चाहते थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर की कब्र में मौजूद खजाने ज्यादा लुभावने थे। खजाने पर कब्जा करने से पहले वे उसे मारने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे और निश्चित रूप से समर को मार डालेंगे, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था और कई लोगों को खतरा अब महसूस होने भी लगा था। पीछे आते ग्रुप को देखकर समर हल्के से मुस्कुराया। उसके पास एक एक करके मारने के लिए बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए वो इन सभी लोगों को ग्रैंड मास्टर की कब्र में ले गया। वो जानता था कि कब्र खतरों और जालों से भरी है, जो उन्हें मारने के लिए उसके हथियार बन जाएंगे। उन्होंने समर को अपना शिकार समझा और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे मार डालने का इरादा किया, और वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि समर की यही योजना थी। हालांकि वे सुरंग में साथ साथ चल रहे थे, फिर भी एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। क्योंकि समर जाल बिछाने की कला जानता था, इसलिए वो चुपचाप आगे चला गया। सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा लंबे अंदर जाने पर लगभग 2 मीटर ऊंचा एक विशाल काले संगमरमर का चबूतरा दिखाई दिया, जिस पर चांदी के रंग की एक लंबी तलवार रखी थी, जिस पर सितारों की आकृति बनी हुई थी। जाहिर है ये कोई साधारण तलवार बिल्कुल नहीं थी। शिवांगी ने एक विस्मय बोधक कहा, वाटर मून स्वॉर्ड एक ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार है। हथियारों को कई श्रेणियों में बांटा गया था, जिनमें लोअर हेवन किंगडम टीयर के हथियार, हाई हेवन के हथियार और ग्रैंड मास्टर किंगडम टीयर के हथियार। हथियार जितना ऊंचा टीयर होता उतना ही शक्तिशाली होता, और वाटर मून स्वॉर्ड एक ग्रैंड मास्टर का हथियार था। शिवांगी के विस्मय से सभी ने संगमरमर के मंच की तरफ देखा। उनकी आंखों में बुखार आ गया था। हाई हेवन किंगडम के फाइटर होने के कारण उनमें से अधिकांश के पास केवल हाई हेवन किंगडम टीयर के हथियार थे। किसी के पास भी ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार बिल्कुल नहीं था, और उनमें से केवल एक के पास ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार था, और वो समर था, जिसकी रेड फायर तलवार को उसने दृष्टि से छुपा रखा था। ग्रैंड मास्टर की कब्र के अंदर लोग इंडिया के एंशिएंट मार्शल आर्ट के विभिन्न बड़े परिवारों में से थे, और महान शक्ति के अलावा उनके पास ताकतवर बैकग्राउंड भी था। स्वाभाविक रूप से वो जानते थे कि ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार क्या दर्शाता है। संगमरमर के नीचे की छोटे अक्षरों में एक पंक्ति लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, दूसरा जाल पार करने पर बधाई, वाटर मून स्वॉर्ड आपका पुरस्कार है। शब्द देखकर सबकी आंखें लालच से भर गई। वाटर मून स्वॉर्ड इंडिया का एक प्रसिद्ध हथियार था, जो 50 साल पहले एक ग्रैंड मास्टर का हथियार था। तभी शिवांगी ने समर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, शैडो किंग, हमें वाटर मून स्वॉर्ड लेनी ही होगी। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम इसे चाहती हो तो तुम इसे ले लो। हालांकि वाटर मून स्वॉर्ड एक बहुत शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर टीयर हथियार था, लेकिन यह समर के लिए उपयोगी नहीं था, जिसके पास पहले से ही ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार था। इसके अलावा वो फायर प्रकार की तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जबकि उसके नाम से ही पता था कि वाटर मून स्वॉर्ड स्पष्ट रूप से एक जल प्रकार का हथियार है, जो उसके पास होने से भी बेकार था। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि इतने सारे लोग तलवार के लालच में थे, इसलिए एक भयंकर लड़ाई होनी थी। उनमें से कुछ की जान भी जा सकती थी। आखिरकार ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार उनके लिए बड़ा प्रलोभन था। यहाँ के अधिकांश लोग समर के दुश्मन थे। समर उन्हें वाटर मून स्वॉर्ड के लिए एक दूसरे से लड़ता देखना चाहता था। उसका लक्ष्य वाटर मून स्वॉर्ड नहीं बल्कि ब्लैक क्रो वाइन था, जिसके लिए समर कियारा को बचाने के लिए अपने जीवन से भी लड़ जाएगा। शिवांगी और पारुल आश्चर्यचकित थी जब समर ने वाटर मून तलवार के लिए लाइन नहीं ली, और जो कि एक ग्रैंड मास्टर का हथियार था। तभी रविपाल ने शिवांगी के पास आते हुए कहा, छोटी बहन, चूंकि समर तलवार नहीं चाहता तो चलो हम ले आते हैं। समर को देखते हुए रविपाल ने उसे वाटर मून स्वॉर्ड के लिए पहले ही लड़ाई छोड़ने के लिए कायर समझा। मुनावर भी आग्रह कर रहा था, चचेरे भाई, हमें अब चलना होगा, वरना ये स्थान दूसरे लोग ले लेंगे। क्योंकि समर के सबसे करीबी अनुयायी शियांगी और पारुल दोनों एक दूसरे के आगे चल रहे थे, इसलिए वे वाटर मून तलवार के सबसे करीबी व्यक्ति थे।
उन्हें तलवार की तरफ दौड़ लगाई। उन्हें तलवार की तरफ दौड़ता देखकर बाकी लोग भी पीछे छूट जाने के डर से मंच की तरफ दौड़ पड़े। ग्रैंड मास्टर टीयर हथियार के मुंह में आकर वे वाटर मून स्वॉर्ड के सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। इस ग्रुप में आशीष और रीमा, दूसरे ग्रुप में रितेश और पल्लवी, तीसरे ग्रुप में हेल किंग और ब्लड, चौथे ग्रुप में किलर, कैप, कोच, तुलुत और पारुल और शिवांगी एक अस्थायी पांचवा ग्रुप बनाकर हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से जमकर लड़ रहा था। समर एक तरफ हट गया और चुपचाप लड़ाई देख रहा था। गुआओ समर के पास गया और उसे आश्चर्य से समर से पूछा, शैडो किंग, आप मून स्वॉर्ड के लिए क्यों नहीं लड़ते, जो कि एक ग्रैंड मास्टर टीयर हथियार है? शैडो किंग का मित्र होने के नाते गुआओ समर के व्यक्तित्व से परिचित था। शैडो ग्रुप का नेता होने के नाते समर ने जो भी खजाना देखा उसके लिए उसने लड़ाई नहीं की। लेकिन अब जब इतना शक्तिशाली खजाना उसकी आंखों के सामने था तो वो पीछे कैसे हट सकता था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ब्लैक क्रो वाइन के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। ग्रैंड मास्टर का हथियार भले ही आकर्षक था, लेकिन समर को सिर्फ ब्लैक क्रो वाइन ही चाहिए था। गुआओ ने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपके दिल में आपकी पत्नी कियारा किसी ग्रैंड मास्टर टीयर हथियार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें समर के लिए स्वीकृति और प्रशंसा से भर गई थी। गुआओ के अलावा कोई नहीं जानता था कि समर कवर पर इसलिए आया था कि कियारा को बचाने के लिए ब्लैक क्रो वाइन ढूंढ सके। जो लोग कवर में प्रवेश कर सकते थे वे सभी हाई हेवन के फाइटर थे और उनके द्वारा लाए गए अनुयायी भी। इस प्रकार उनके बीच लड़ाई अत्यंत भयंकर थी। कुछ ही देर में बड़े परिवार और सेक्ट के कुछ अनुयायी मरने लगे और उनका पूरी सुरंग में फैल गया। जहां तक समर देख सकता था, गिल, राजपूत और मेहता परिवार के कुछ सदस्य मारे गए थे, जबकि वशिष्ठ परिवार और फ्लोरी एम्प्रेस सेक्ट अस्थायी रूप से बरकरार थे, लेकिन उनमें से कुछ घायल तो हो चुके थे। तब मनावर ने समर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम हमारे वशिष्ठ परिवार के साथ आए हो, जल्दी करो और हमारी मदद करो। मनावर ने समर को पुकारा और वशिष्ठ परिवार की मदद करने के लिए कहा। समर ने उसे एक उदासीन नजर से देखा और अनसुना कर दिया। समर मनावर को बहुत बुरी तरह से नापसंद करता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला था। तभी मन्नावर ने दर्द के मारे चिल्लाया, आह। जब वह समर को बुला रहा था तो मन्नावर को किसी ने हथेली से एक जोरदार झटका दे मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दुर्लभ ग्रैंड मास्टर टीयर हथियार वाटर मून स्वॉर्ड को पाने के लिए हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। गुआओ ने बोहें चढ़ाकर पूछा, शैडो किंग, क्या तुम वशिष्ठ परिवार की मदद नहीं करोगे? समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, पारुल मेरी दोस्त है, जब वो खतरे में होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। बाकी लोगों के बारे में मुझे परवाह नहीं है, वो मरे तो मरे। उसी समय वाटर मून स्वॉर्ड के लिए लड़ाई और भी अधिक भयावह हो गई, जिसमें परिवार फ्लोरी एम्पर सेक्ट के सभी बलों में से एक दर्जन की अधिक मौतें हो गई, जबकि पारुल और शिवांगी अस्थायी रूप से सुरक्षित रही। रीमा ने अपने दुश्मनों को रोकने के बाद आशीष ने आश्चर्यजनक गति से पत्थर के मंच पर छलांग लगाई और अपने हाथ में वाटरमून स्वॉर्ड पकड़ ली। आशीष को तलवार लेता देखकर पायल, शिवांगी, रितेश और पल्लवी ने उसे घेर लिया। उससे तलवार छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आशीष ने हंसते हुए कहा, हेल किंग, कोल्ड ब्लड, आओ मेरी मदद करो। उसके ये शब्द सुनते ही हेल किंग और कोल्ड ब्लड दौड़कर उसके पास आ गए। रीमा समेत उन्होंने 4 मजबूत फाइटर्स का एक ग्रुप बना लिया और पारुल और दूसरी तरफ खड़ी बारकियों को ठंडे नजरों से देखने लगे। पारुल के चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभर आई। उसने उपहास करते हुए कहा, आशीष, मुंबई के गली परिवार का सदस्य होते हुए तुम घोस्ट किंग सेक्ट और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के साथ कैसे मिली भगत कर सकते हो? क्या तुम अब भी खुद को एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट कहते हो? इसके शब्द आशीष को फटकार रहे थे। वाटरमून स्वॉर्ड जो एक बहुत आकर्षक ग्रैंड मास्टर हथियार था और उसके लिए आपस में लड़ने के लिए कोई बुराई नहीं थी। न ही आशीष और आयरन फिस्ट सेक्ट के बीच साझेदारी थी, क्योंकि वे दोनों ही प्राचीन ताकतें थी। हालांकि अपनी बुरी प्रतिष्ठा के कारण घोस्ट किंग पैलेस में क्रिम्सन ब्लड सेक्ट को अपरंपरागत ताकतें मानता जा रहा था। आशीष ने एक ठंडी आंख भरी और कहा,
विजेता सब कुछ ले जाता है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप मुझसे लड़ने आ सकती हैं। आशीष के बेशर्म जवाब पर पारुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हालांकि रीमा हेल किंग कोल्ड ब्लड के आशीष के साथ आने से उसे डर था कि वो उन सब से नहीं लड़ पाएगी। हाथ में वोटर मून स्वॉर्ड लिए आशीष ने उस हथियार में जीवन शक्ति का संचार किया, जिससे तुरंत चांदी जैसी रोशनी निकली। तलवार इतनी तेज थी कि उसने जमीन में गहरा गड्ढा बना दिया। हेल किंग ने मुस्कुराते हुए तारीफ करते हुए कहा, वाह, क्या अद्भुत तलवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक ग्रैंड मास्टर का हथियार है। कोल्ड ब्लड की आंखों में एक चमक उभर आई। उसके पिता के पास यह हथियार था, जबकि उसके पास एक भी नहीं। हालांकि वो हाई हेवन लिस्ट में प्रथम स्थान पर भी था। तभी आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, हेल किंग कोल्ड ब्लड, अगला खजाना जो हम खोजेंगे वो तुम्हारा होगा। सच्चाई ये थी, कब्र में प्रवेश करने से पहले आशीष ने गुप्त रूप से हेल किंग और कोल्ड ब्लड के साथ अनुबंध किया था कि पहला खजाना उनमें से उसका होगा जो पहले हथिया लेगा। उसके बाद मिले खजाने दूसरे पक्ष को मिलेंगे। गिल परिवार, आयरन फिस्ट सेक्ट, घोस्ट किंग, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के बीच साझेदारी बहुत शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि फ्लेरी एम्पर सेक्ट की शिवांगी को भी अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वशिष्ठ परिवार का तो कहना ही क्या था। समर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिनमें एक ठंडी सी रोशनी चमक उठी। उसने अपने दुश्मनों के हाथों एक दूसरे को मरवा डालने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो तो पहले से ही गठबंधन कर लेंगे। हालांकि वाटरमून स्वॉर्ड की लड़ाई में दोनों ग्रुप्स के कुछ सदस्य मारे तो गए थे, लेकिन वह सिर्फ अनुयायी थी, जबकि उनके मालिक सुरक्षित थे, जिससे समर की कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसके पास अपने दुश्मनों को मारने के लिए सही समय का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि हर कोई अभी भी वाटरमून स्वॉर्ड की लालसा रखता था, जो अब आशीष के कब्जे में थी। उन्होंने लड़ाई रोकने का फैसला किया क्योंकि वे आशीष के साथ साझेदारी करने वाली कई ताकतों को हरा नहीं सकते थे। तभी मनावर समर के पास गया और उसने समर से पूछा, समर, जब मैंने तुम्हारे वशिष्ठ परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए बुलाया था, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बचाया? समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ मनावर को तिरस्कार से कहा, मैं केवल पायल की मदद करता हूँ, मुझे बाकी सबकी कोई परवाह नहीं। उसकी बात सुनकर मनावर ने गुस्से में हड़बड़ाते हुए कहा, तुम तुम तो। समर की ओर इशारा करते हुए मनावर की आंखें गुस्से से भर गई। उसने सोचा कि समर बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। वशिष्ठ परिवार ही समर को ग्रैंड मास्टर के कब्र पर लेकर आया था। जब वे खतरे में थे तो उसने उनकी ही मदद करने से इनकार कर दिया। तभी पारुल ने मन्नावर के पास आते हुए कहा, अपने गुस्से को शांत रखो मनावर। मैं समर को यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन उसका तुम्हें बचाने का कोई कर्तव्य नहीं। परिवार के दो सदस्यों की मृत्यु के बाद परिवार पायल का मूड खराब हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि समर को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका उद्देश्य तो ब्लैक क्रो वाइन ही था। वाटरमून स्वॉर्ड के झगड़े के बाद वो आगे बढ़ते रहे। लाशें पीछे छूट गई। किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उनके जाने के बाद लाल वस्त्र पहने एक रहस्यमयी आकृति अचानक प्रकट हो गई। लाल वस्त्रधारी आकृति शवों के पास आई और अपना मुंह खोलकर उनका खून चूसकर सुखा दिया। ये शव जल्द ही भयानक मम्मी बन गई। अभी अभी निकले लोगों के ग्रुप की दिशा में देखते हुए उस आकृति ने एक ठंडी रक्त प्यासी हंसी के साथ कहा, हाँ, ये ताजा खून कितना स्वादिष्ट है। और ये कहते वो सुरंग में गायब हो गई। तभी अपनी तेज सुनने की शक्ति से समर ने पीछे से कुछ सुना, लेकिन जब वो रुका तो आवाज गायब हो गई। उसे ऐसे रुकता हुआ देखकर पारुल ने हैरानी के साथ समर से पूछा, शैडो किंग, तुम रुक क्यों गए हो? अपने आकर्षक चेहरे पर हैरानी के साथ पारुल ने सोचा कि समर ने एक और जाल ढूंढ दिया है। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। समर ने पीछे मुड़कर देखा तो सुरंग में केवल अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हुई। वहां दो आंखें छिपी हुई उसे देख रही थी। अंडरग्राउंड मकबरे की सुरंग बहुत बड़ी और कम से कम 1000 मीटर गहरी थी। 1 घंटे बाद बाकी लोगों को समर सुरंग के बिल्कुल अंत तक ले गया।
अंत में उसके सामने एक विशाल गोलाकार महल था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग मीटर था और उसमें लगभग 1 दर्जन कमरे थे जो सभी काले संगमरमर से बने हुए थे। हालांकि सुरंग और महल के बीच एक विशाल मैग्मा नदी बहती थी, जिसमें लाल गर्म लावा बह रहा था, जिसका तापमान भी 1000 डिग्री से ज्यादा था। अंडरग्राउंड लावा नदी को देखकर सब लोग आश्चर्य से स्तब्ध हो गए थे। उन्हें पता चला कि ग्रैंड मास्टर का मकबरा कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि सुपर ग्रैंड मास्टर को अंडरग्राउंड मैग्मा नदी में दफनाया गया है। जिस चट्टान पर वो खड़े थे, वहां से नीचे हिलते ही मैग्मा को देखते हुए, उनकी तीव्र गर्मी को महसूस करते हुए समर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। अब उसे समझ आ गया था कि यहाँ दफनाए गए ग्रैंड मास्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सुपर ग्रैंड मास्टर थे। अचानक सभी के कानों में एक आश्चर्य भरी आवाज आई, देखो, यहाँ एक कब्र का पत्थर है। ये शब्द सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। कब्र की तरफ देखने लगे। महल के सामने लावा नदी के किनारे एक कब्र थी। समाधि का काला पत्थर 3 मीटर ऊंचा आयताकार था और अलौकिक उल्का पिंड से बना हुआ था। इसकी सामग्री इतनी खास थी कि 1000 डिग्री ज्यादा तापमान पर भी अपनी जगह पर बना रहा। मैं अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर सुखराज भल्ला हूँ। लोग मुझे अमृत किंग युग सुखराज भल्ला कहते थे। मैंने अपना पूरा जीवन अल्केमिस्ट की पढ़ाई में लगा दिया, जिससे मुझे ग्रैंड मास्टर किंगडम के शिखर तक पहुंचने और अपने कौशल से दुनिया पर राज करने में मदद मिली। मैं सोचता था कि क्या ग्रैंड मास्टर किंगडम से ऊपर कोई ऊंचा स्तर है, और मैंने उसकी तलाश कभी बंद नहीं की। मेरा जीवन खत्म होने वाला है। मुझे डर है कि मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। यहाँ मेरा अमृत किंग का मकबरा है, लावा नदी के उस पार। आगे के महल में एक वो पुस्तक है जिसमें मैंने अपना ज्ञान लिखा है, अमृत किंग की अल्केमिस्ट। इसके अलावा वहाँ कुछ अमृत और ग्रैंड मास्टर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें भी हैं। अपने जीवन काल में मैं ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज तक पहुंच चुका हूं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रैंड मास्टर किंगडम से सभी ऊंचा एक किंगडम है, लेकिन अफसोस मैं उसे नहीं देख पाया। अगर बाद में आने वाले किसी व्यक्ति को मेरी विरासत मिलती है तो वे किसी दिन ग्रैंड मास्टर किंगडम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं शांति से आराम कर पाऊं। कब्र के पत्थर पर लिखा गया ये लेख विस्तृत था, जिसमें कब्र के मालिक और उसके पीछे छोड़ी गई चीजों का परिचय था। समाधि पत्थर पड़ने के बाद सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उठे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो चिंतित थे। एक आदमी ने तभी हैरान होते हुए कहा, अमृत किंग सुखराज भल्ला, ये अप्रत्याशित रूप से 50 साल पहले इंडिया में नंबर 1 अल्केमिस्ट थे। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अविश्वसनीय, ये एक अतुलनीय अमृत किंग है जो न केवल अपने उत्कृष्ट अल्केमी कौशल के लिए बल्कि साधना में भी अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। पहले वाले आदमी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैंने अपने पिता से भी सुना है। 50 साल पहले सुखराज भल्ला इंडिया में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसमें अल्केमी और मार्शल आर्ट की महान प्रतिभा थी। आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा लिए आसपास के लोग मकबरे के मालिक के बारे में चर्चा करने में उत्साहित थे। चूंकि वे बड़े खानदानों और बड़ी ताकतों से आए थे, इसलिए उन्होंने सुखराज भल्ला का नाम सुना था। इंडिया में प्राचीन युद्ध तकनीकों के अलावा सुखराज भल्ला बड़ा ही महान था। उस प्राचीन काल में कुछ साधु सम्राट की सेवा करते थे। उनकी आयु बढ़ाने के लिए उन्हें अमृत और गोलियां देते थे। रोगों का उपचार करने के लिए गोलियां बनाते थे। आधुनिक समाज में अमृतों का प्रयोग बहुत व्यापक था। इनमें से अधिकांश का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा किया जाता था। अधिकांश पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि की गोलियां अमृत की श्रेणी में रखी जाती हैं, जैसे कि 6 स्वाद रहमानिया गोली, कमर और मांसपेशियों की मजबूत करने वाली गोली आदि। आम लोगों के लिए पारंपरिक औषधि की गोलियां बेशक योद्धाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियों से भी अलग होती थी, और योद्धाओं की गोलियां जिनसेंग, ग्रेयोडर्मा, हिमकमल जैसी कीमती जड़ी बूटी से बनाई जाती थी, जिन्हें रासायनिक इकट्ठा करते थे।
निकाली गई गोलियों में महत्वपूर्ण तत्व होते थे और योद्धाओं की ताकत बढ़ाने की मदद करते थे। भारत में रसायनविदों का दर्जा बहुत ऊंचा था और वैसे लक्ष्य में जिन्हें पकड़ने के लिए कई बड़ी शक्तियां आपस में होड़ लगाती रहती थी। हालांकि बहुत ये काम कठिन भी था, क्योंकि पहली आवश्यकता के सुसंगत रसायन विद्या का होना और दूसरी रसायन विद्या में प्रतिभा होना। बहुत कम लोग थे जो दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। उदाहरण के लिए फ्रेरी संप्रदाय को ही ले लीजिए। वह रसायनविद तो थे, लेकिन वे औसत दर्जे के थे। उन्हें रसायनविद के महागुरु बनने के लिए अभी बहुत लंबा समय तय करना था। फ्लेरी सम्राट संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों में से केवल 3 ही रसायनविद में प्रतिभा रखते थे और परम उनमें एक था। फ्लेरी संप्रदाय की युवती अधिपति के रूप में शिवांगी प्रतिभाशाली और चतुर थी, लेकिन उसने रसायनविद बनने के बजाय केवल मार्शल आर्ट में ही अच्छा प्रदर्शन किया। लावा नदी के किनारे से लोगों का समूह अपने सामने वाले महल में रखे अमृत और युद्ध कौशल को देख भी सकता था। अमृत सम्राट द्वारा निकाले जाते थे और युद्ध कौशल महागुरु के लिए थे। सभी लोगों की आंखें लाल हो गई। वे उस खजाने को हथियाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। समर की आंखें भी लाल हो चुकी थी, क्योंकि उसने महल के बीचों बीच एक काली बेल देखी, जो वही थी। जाहिर है सम्राट ने जिंदा रहते हुए उसे अमृत निकालने का योजना बनाया था, लेकिन मरने के बाद उसने इसे पूरा नहीं किया। समर ने अचानक सिर हिलाते हुए मन ही मन में सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि महान गुरु मकबरे में ब्लैक क्रो वाइन बेल है, क्योंकि ये अमृत सम्राट का मकबरा निकला। एक दुर्लभ औषधि जड़ी बूटी ब्लैक क्रो वाइन के तलाश में समर ने पूरे देश में हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि ब्लैक क्रो वाइन 50 सालों से विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए जब पारुल ने समर को बताया कि इस महागुरु मकबरे में ब्लैक क्रो वाइन हो सकती है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अब उसे पूरा विश्वास था कि ये जड़ी बूटी जरूर यहाँ होगी, क्योंकि ये अमृत सम्राट की समाधि थी और यहाँ सभी जड़ी बूटियाँ थी, यहाँ तक कि जो भारत में विलुप्त हो चुकी थी वो भी। सम्राट ने भी अमृत सम्राट के बारे में कभी नहीं सुना था, जो 50 साल पहले भारत में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महान व्यक्ति था। तभी सम्राट की तरफ देखते हुए आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समर, वहां कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में सोचो। लोगों का समूह इस महागुरु मकबरे में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः अब समर पर ही निर्भर था। क्योंकि पत्थर के दरवाजे का पहला जाल, तीरों का दूसरा जाल समर ने ही तोड़ा था, और इसलिए आशीष अब चाहता था कि समर लावा नदी को पार करने का तरीका खोज निकाले। तभी समर ने उदासीनता से कहा, लावा नदी पृथ्वी के नीचे मैग्मा से बनती है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। ये अपने आप नहीं जाएगा। उसके स्वर में अधीरता का भाव था। असल में अगर समर को लावा नदी के तीसरे जाल को पार करना आता भी, तो ये नहीं कहता। इस लावा नदी के दूसरी तरफ अमृत सम्राट का असली मकबरा था, जिसमें अनगिनत खजाने छिपे थे, जिसे समर खोना नहीं चाहता था। समर ने समूह के साथ कब्र में प्रवेश किया था, और इसका कारण यह था कि वो चाहता था कि उसके दुश्मन एक दूसरे को मार डाले। लेकिन उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो तो पहले से ही एक महागठबंधन बना लेंगे। समर मूर्ख नहीं था, और वो जानता था कि अगर वो लोग लावा नदी पार करके उसके पीछे आ गए तो खजाने को लूटने के लिए दौड़ पड़े तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आशीष जैसे लोगों को ब्लैक क्रो वाइन मिल गई तो उसका काम तमाम ही हो जाएगा। रीमा ने ठंडी मुस्कान के साथ समर को घमंडी नजर से आदेश देते हुए कहा, समर, मुझे पता है तुम जाल के बारे में जानकार हो। जाहिर है अमृत सम्राट एक जाल मास्टर था। उसके बहुत सारे जाल बिछाए थे, इसलिए लावा नदी में किसी प्रकार की यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तुम जाओ और तुरंत इसका पता लगाओ। समर के उसके छोटे भाई को मार डालने के कारण रीमा लंबे समय से उससे नाराज थी, और अगर वो महागुरु मकबरे के खजाने को हासिल नहीं करना चाहती तो इससे पहले वो युद्ध शुरू कर देती। अब जबकि मकबरे में आखिरी जाल था, तो आखिरकार उसने अपना रूप बदल लिया था।
समर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो जो मुझे आदेश देने का साहस कर रही हो? पारुल और शिवांगी जैसे लोग भी समर को कुछ करने का आदेश देने के योग्य नहीं थे। रीमा की तो बात छोड़िए, वो किसी के आदेश के बजाय सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था। रीमा ने अपने सुंदर चेहरे पर खतरनाक क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मारे जाओगे। वो आगे बढ़ी और समर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। आयरन फिस्ट संप्रदाय स्वामी की बेटी होने के नाते रीमा साधना में अत्यंत प्रतिभाशाली थी। उच्च वर्ग राज्य के शीर्ष स्थान पर पहुंच चुकी थी। वो उसके लिए सचमुच एक उत्तेजना थी। आशीष ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रीमा को रोकते हुए कहा, रीमा, जरा रुक जाओ। तुम अभी समर को नहीं मार सकती, क्योंकि हम अभी भी तीसरे जाल को पार करने में उसी पर निर्भर हैं। लावा नदी पार करने के बाद हम उसे मार सकते हैं। आशीष ने उदासीनता से क्रूर जानलेवा इरादे के साथ कहा, समर, मैं तुम्हें लावा नदी के जाल के बारे में पता लगाने का तुरंत मौका दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा और जीने की इजाजत दे सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर समर जोर से हंस पड़ा। घमंडी और बेबाक अंदाज में बड़ी मुस्कान के साथ ऊपर देखने लगा। उसने मन ही मन में कहा, ओह आशीष, तुम जैसे कमजोर मुर्गे की हिम्मत कैसे हुई मुझे मार डालने की कहने की? अगर आशीष महागुरु राज्य में पहुंच गया तो वो बिना किसी संदेह के समर को मार डालने में सक्षम था। लेकिन ये देखते हुए कि वो केवल उच्च स्वर्ग राज्य के शीर्ष पर था, तो समर को मारने में बिल्कुल भी असमर्थ था। समर ने अहंकार से एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी भी मुझे मारने के योग्य नहीं हो। आओ और अपनी इच्छा अनुसार मुझसे लड़ दो। उसकी बात सुनकर आशीष का चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि समर इतना बेबाक होगा, और उसने धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आशीष समझ चुका था कि समर सिर्फ एक हाई हेवन किंगडम के मध्य स्तर पर था, जो उसे दो स्तर नीचे था, और वो उसके साथ ऐसा अहंकार व्यवहार करने के योग्य नहीं था। आशीष चेहरे पर जानलेवा भाव लिए समर के पास गया। उसने समर को देखते ही जानलेवा इरादे से कहा, समर, अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने सोच लिया था कि वह समर को कुछ और जीने दे सकता है, लेकिन अब उसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि उसने इतनी लापरवाही से बात की। तभी पारुल आगे बढ़ी और समर के सामने आते हुए बोली, आशीष, ये मैं पारुल वशिष्ठ हूँ, जो समर को यहाँ लेकर आई। अब तुम क्या कर रहे हो? जब उसने देखा पायल समर की रक्षा करना चाहती है, तो शिवांगी भी बाहर आते हुए मुस्कुरा कर बोली, हम सभी महागुरु मकबरे में खजाने के लिए आए हैं। गुस्से से व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं। शिवांगी थोड़ा मुस्कुराई और आगे बढ़कर समर के बगल में खड़ी हो गई। ये देखकर कि शिवांगी समर की रक्षा करना चाहती है, आशीष की आंखों में चिंता के भाव आ गए। वो पारुल से नहीं डरता था, लेकिन शिवांगी की बात अलग थी, क्योंकि वो फ्लोरेरी संप्रदाय की विशेष उपाधि वाली युक्ति थी। आशीष के विपरीत जो शिवांगी के पृष्ठभूमि के बारे में चिंतित था, वो बड़ा ही क्रूरता से आगे बढ़ा। रितेश ने अभी अभी शीत रक्त की एक बात बता दी थी। समर ने स्काई माउंटेन पर शीत रक्त को इसलिए हराया क्योंकि उसने अपना रक्त वंश टोटम सक्रिय कर लिया था, और कोल्ड ब्लड को रितेश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वो हमेशा से समर को मारना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो पागल हो जाएगा। अब जब उसे पता था कि समर को अपना रक्तवंश टोटम का आह्वान करने के लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आ गया। अचानक से लावा नदी के किनारे एक खतरनाक माहौल फैल गया। हर कोई दूसरे को दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल युद्ध शुरू हो ही जाएगा। दूसरी तरफ रितेश, पल्लवी, हत्यारा, कोच, दुलुत अपने छाती पर हाथ रखे एक तरफ खड़े होकर समर को मजे से देख रहे थे। अगर समर को आशीष और बाकी लोग मार डाले तो उन्हें बड़ी खुशी होने वाली थी। गुआओ भी समर के पास पहुंचे और पूछा, शैडो किंग, क्या आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं? गुआओ ने साफ साफ कहा था कि समर महागुरु मकबरे पर ब्लैक क्रो वाइन लेने आया था। अब वो अभी युद्ध शुरू करता तो दोनों में से कोई पक्ष नहीं जीत सकता।
अगर कियारा को ब्लैक क्रो वाइन नहीं मिली तो उसकी मौत हो सकती थी। कियारा के बारे में सोचते ही समर ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि अगर वो अकेला होता तो अपने आगे के लोगों को किसी भी कीमत पर मिटा देता। उसे कुछ समय के लिए उसे सहन करना पड़ता और ब्लैक क्रो पाने की कोशिश करनी पड़ती ताकि वो कियारा को बचा सके। समर पीछे हट गया और हार मानकर बोला, ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं लावा नदी में जाल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि समर असहाय लग रहा था, फिर भी वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर उन लोगों को मार डाल दिया जाए तो समर ने एक तरकीब निकाली। उसे एक तीसरा जाल मिल गया। वो चालाकी से इन लोगों से छुटकारा पा लेगा, लावा नदी में फेंक भी देगा। आशीष और बाकी लोग भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि समर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। समर को क्रूरता से देखते हुए रीमा ने द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, चलो इस लावा नदी में जाल ढूंढो। इससे मैं तुम्हें कुछ और जीने की इजाजत दे सकती हूँ, वरना मैं तुम्हें लावा नदी में फेंक दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी। इस समूह के लोगों में समर से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग रीमा और वो लोग थे। लेकिन अपने दो बड़े भाइयों की मौत के बाद हेल किंग और भी ज्यादा समझदार हो गया था। उसने आखिरी पल तक समर पर हमला नहीं करना चाहा। ये रीमा तो बस नौसिखिया थी, जिसे हमेशा सबसे आगे भागना पसंद था। समर ने डरने का नाटक करते हुए कहा, मिस रीमा, आराम से रहो, मुझे अभी मत मारो, मैं अभी जाल ढूंढने जा रहा हूँ। वो गंभीर रूप से मुस्कुराया और उसने चुपचाप मन ही मन में सोचा, कुतिया, मैं तुम्हें अभी आत्मसंतुष्ट होने दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें लावा नदी में फेंक दूंगा। मेरे सामने घमंडी होने का परिणाम यही है। समर लावा नदी में किनारे पर पहुंचा और धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा। उसने पाया कि लावा नदी अक्सर एस के आकार की थी। अगर सम्राट का ताबूत और मकबरा ठीक बीच में था, जबकि एस के दो ऊर्ध्वाधर भाग आगे मकबरे और महल के विपरीत दिशाओं में जड़े हुए थे। अब क्या करेगा समर? क्या समर उस रहस्य को खोल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।